इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी हुआ, अभी ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो यूपीएससी जो है आर्टिकल 315 में दिया है, टेन्योर इसमें दिया है 6 साल या 65 साल जो भी हो। फाइनेंस कमीशन दिया है, ठीक है, ये 5 साल के लिए बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन, और यूपीएससी का जो है वो है 6 साल के लिए उसके मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। सीएजी जो है 148 में दिया है, इसका भी 6 साल 65 साल है, 6 साल तक रहेगा टेन्योर और 65 साल एज है उसमें। इलेक्शन कमीशन है उसमें 324 में ये आर्टिकल में दिया है, ये भी 6 साल और 65 साल है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज ये आर्टिकल 338 में दिया है, 3 साल है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी ये 338 ए में दिया है, ये इसका 3 साल है। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज बैकवर्ड क्लास के लिए 338 बी में 3 साल है। अटॉर्नी जनरल है 76 में दिया है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। एडवोकेट जनरल है 165 में दिया, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसमें स्ट्रेंथ देख लेते हैं। देखो यूपीएससी जो है, यूपीएससी का 315 में 6 से 65 साल है, इसमें चेयरमैन प्लस 10 मेंबर। फाइनेंस कमीशन 380 में 5 साल है, चेयरमैन प्लस 4 मेंबर। सीएजी है 148 आर्टिकल में दिया गया, 6 साल 65 साल है। इसमें सीएजी होता है, डिप्टी सीएजी होता है, एडिशनल डिपार्टमेंट ऑफ सीएजी होता है। फिर इलेक्शन कमीशन में 324 में 6 साल 65 साल, इसमें 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससी, तो एससी में क्या है 5 मेंबर होते हैं, एसटी में भी 5 होते हैं और ओबीसी में भी 5 होते हैं। उनका टाइम जो कार्यकाल जो टाइम पीरियड रहता है तीनों का सेम रहता है, ठीक है, तीनों का सेम रहता है 5 साल। और ठीक है, और इसमें अटॉर्नी जनरल ये सिंगल मेंबर बॉडी होती है। हमें फाइनेंस कमीशन का याद रखना, एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर रहते हैं, ठीक है, एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर रहते हैं। हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। देखो यूपीएससी क्या है, फेडरल यूपीएससी कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था, ठीक है। इस एक्ट में क्या पहली बार प्रोविजन थे पब्लिक सर्विस कमीशन के और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, 2 या 2 से अधिक प्रोविजन के लिए। सॉरी, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया और उसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 315 में ये दिया गया, 26 जनवरी 1950 को पहली बार यूपीएससी बना था, ठीक है। इसमें चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वो किसी भी समय में रिजाइन कर सकते हैं, एड्रेस करते हैं रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को। ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है कमीशन की वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दी गई है, ठीक है। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, ये वॉच डॉग ऑफ मेरिट ऑफ सिस्टम इन द स्टेट, ठीक है। मेरिट सिस्टम जो भी होता है स्टेट का उसका वॉच डॉग कहा जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कंपोजिशन इसमें एक चेयरमैन होता है, कुछ मेंबर होते हैं जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो स्ट्रेंथ है वो गवर्नर के ऊपर छोड़ दी गई है, 6 से 62 साल उनकी उम्र होती है। जो भी पहले हो, ठीक है, ये जो एज है ये 41वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, उसके तहत ये जोड़ी गई थी। और ये रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है, सेम ग्राउंड्स पर सेम मैनर्स पर, जैसे कि यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन को हटाया जाता है उसी प्रकार से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर को हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फंक्शन क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर फंक्शन होते हैं यूपीएससी की तरह, लेकिन वो सेंटर के रिलेशन में, ये स्टेट के रिलेशन में। लिमिटेशन और इसमें जुडिक्शन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो एक्ट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बढ़ाया जाता है। जुडिक्शन कौन बढ़ा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टेट बढ़ाती है। लिमिटेशन क्या है, ये नॉट कंसल्टेड ऑन मैटर रिलेटेड टू मेकिंग, देखो किस पे मतलब उससे परामर्श नहीं लिया जा सकता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर उससे परामर्श नहीं लिया जाता, ठीक है। रिजर्वेशन बनाना, अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन में उससे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे मेनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनसे रिजर्वेशन उसमें नहीं पूछा जाता स्टेट पीसीएस से।
पब्लिक सर्विस कमीशन से। और जो क्लेम्स हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के अपॉइंटमेंट में सर्विस को लेकर, पोस्ट को लेकर, तो उसमें भी ये भी लिमिटेशन है। ठीक है, रूल क्या रहता है यूपीएससी का सिमिलर रहता है, स्टेट पीएससी ये है कंसल्ट किया जाता है इनसे जब रूल्स बनाए जाते हैं, जुडिशियल सर्विस होती है स्टेट की या अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, तो उस केस में उनसे कंसल्ट किया जाता है। यूपीएससी के फंक्शन देख लेते हैं शॉर्ट में। यूपीएससी के फंक्शन क्या होते हैं? यूपीएससी के फंक्शन में मैंडेटरी फंक्शन होते हैं, कुछ एडवाइजरी फंक्शन होते हैं, या कमीशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड ऑन, जिसमें रिक्वायर होती कंसल्ट। देखो मैंडेटरी फंक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंडेटरी फंक्शन कौन कौन से होते हैं? देखो सारे एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज है, ठीक है। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज के जो एग्जामिनेशन होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस हो गया, सेंट्रल सर्विस हो गया, पब्लिक सर्विस हो गया, इनके सारे ये मैंडेटरी फंक्शन है। ठीक है, ये सर्व करता है सभी को या नीड्स को स्टेट की, जब गवर्नर के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद। ठीक है, असिस्ट करता है बनाने में जो ऑपरेटिंग स्कीम्स है, जॉइंट रिक्वायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर सब स्टेट्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है। ठीक है, सारे डिसिप्लिनरी जो मैटर्स होते हैं ना, सेंसर, कंपल्सरी जो रिटायरमेंट है अगेंस्ट सिविल सर्वेंट, ये भी हो जाएगा। ठीक है, एनी क्लेम बाय सिविल सर्वेंट फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंकर्ड इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, ये क्या है, इसमें कंसल्ट पूछना पड़ेगा। ठीक है, जो कोई भी क्लेम है, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट के द्वारा रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, उसे रीइंबर्स कराना लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, उसने डिफेंड किया लीगल प्रोसीडिंग में, तो वो रीइंबर्समेंट के लिए ये मैंडेटरी सर्विस है किसकी? कमीशन की। और जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट में, ट्रांसफर में, प्रमोशन में, ये भी है। ठीक है, और जो डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं जैसे सेंसर है, कंपलसरी रिटायरमेंट है किसी भी सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट, तो ये भी इस केस में भी ये भी कंसल्ट करना कमीशन रिक्वायर्ड है कमीशन से। या ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, या टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है, या एनी अदर मैटर रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गए। इसमें कमीशन से कंसल्ट या परामर्श लेना जरूरत पड़ती है। अब एडवाइजरी फंक्शन की बात करते हैं। एडवाइजरी फंक्शन के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है एडवाइजरी फंक्शन में। ठीक है, एडवाइजरी फंक्शन में देखते हैं कि प्रेसिडेंट्स जो एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, प्रेसिडेंट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू बी अच्छा, अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को देता है, जो प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखता है। एक कोई भी एडवाइस कमीशन की नहीं एक्सेप्ट की जा सकती, तो if any advice of the commission is not accepted, then the president places before the parliament a memorandum explaining the reason of non-compliance along with the report। ठीक है, अगर कोई बात नहीं सुनी जाती है या नहीं मानी जाती है तो प्रेसिडेंट एक मेमोरेंडम रखता है कि क्यों नहीं स्वीकार करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक सर्विस ग्रीवांसेस और पेंशन है, वो कैडर सर्विस का कैडर डिटरमाइन करती है यूपीएससी से कंसल्ट कर कर। An irregularity in or acting without consultation with the UPSC does not invalidate the decision of government and this provision discretionary not mandatory। ये सब मैंडेटरी नहीं है, सब डिस्क्रिमिनरी और एडवाइजरी फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, इसमें हमने क्या देख लिया कि एनी इरेगुलरिटी इन और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन विद द यूपीएससी डज नॉट इनवैलिडेट द डिसीजन। इस केस में क्या है कि इनवैलिडेट नहीं होगा डिसीजन। इरेगुलरिटी अगर रही है तो इस डिसीजन को इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी इन नेचर है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन है, वो कैडर सर्विस का डिसाइड करती है यूपीएससी से पूछकर, लेकिन ये भी एडवाइजरी है। ठीक है, अगर कोई भी एडवाइस अच्छा एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता, प्रेसिडेंट कमीशन को पार्लियामेंट में रखता। अगर कोई रिकमेंडेशन करी है यूपीएससी ने और उसको नहीं मानती गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट मेमोरेंडम रखता है कि क्यों नहीं मानी गई। ठीक है, अब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देख रहे हैं। जॉइंट सर्विस कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी में और एमपीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं जनरली यहाँ से।
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन सकता है। ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्टेटरी बॉडी है जो कि क्रिएट करी जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बन चुका है। ठीक है, चेयरमैन और अदर मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा 6 साल के लिए और 62 साल उम्र होती है। ठीक है, इसमें 62 ईयर्स इसलिए रखी गई क्योंकि ये सर्विस ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट्स के लिए, तो इसलिए 62 साल रखी गई। ठीक है, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट और दे कैन ऑल्सो सबमिट देयर रेजिग्नेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। रिपोर्ट ऑफ द ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज प्लेड बाय द गवर्नर बिफोर द रिस्पेक्टिव। ठीक है, जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है गवर्नर के द्वारा रखी जाती है रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में। हम देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन में क्या है, फाइनेंस कमीशन जो है पहला फाइनेंस कमीशन 1954 में बना था और ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। 5th फाइनेंस कमीशन 5 साल में। ठीक है, और या फिर उससे पहले भी बना सकता है। फाइनेंस कमीशन रिलेटेड आर्ट 280 में, फाइनेंस कमीशन 281 में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। कंपोजिशन में देख लेते हैं, फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें चेयरमैन होगा जिसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होगा। मेंबर्स देख लेते हैं 1 2 3 4, तो 1 + 4। ठीक है, 1 + 4 होते हैं। पहला मेंबर्स क्या होता है, पहला मेंबर जो होता है उस, ठीक है, जज ऑफ अ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी वन, मतलब या तो जज हाई कोर्ट का जज हो या वो क्वालिफाइड हो, या पर्सन किसी को स्पेशल नॉलेज है फाइनेंस या गवर्नमेंट अकाउंट्स में, या पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में उसको एक्सपीरियंस हो, या फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसको गुड नॉलेज हो, या हाई कोर्ट का जज हो, या क्वालिफाइड हो, या उसको स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। तो ये 4 मेंबर्स होता है। फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन के, ये शेयर को रिकमेंड करता है कि नेट प्रोसीड्स हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में या रिस्पेक्टिव स्टेट्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। रिकमेंड करता है प्रिंसिपल बेस शुड बी गवर्न ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो अनुदान दिए जाते हैं रेवेन्यू से जो अनुदान दिए जाते हैं वो क्या अनुदान होने चाहिए कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, या जो मीजर्स जरूरत है जिनकी कंसोलिडेट फंड से उनका उनका ऑग्यूमेंटेशन है। ठीक है, टू सप्लीमेंट रिसोर्सेस ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इन द स्टेट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है एनी अदर मैटर रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट रिगार्डिंग फाइनेंस, और कोई भी मैटर प्रेसिडेंट कहता है तो उसको फाइनेंस कमीशन फाइनेंस से रिलेटेड उस पर वो फंक्शन करता है। अब इससे पहले हम देख लेते स्टेट फाइनेंस कमीशन और कौन कौन रहे फाइनेंस कमीशन। देखो पहला बना था 1951 में, केसी नियोगी इसके चेयरमैन थे, 52 से 57 रही। दूसरा 56 में के संतनाम, 57 और 62 में। तीसरा 60 में ए के चंदा, 62 से 66। चौथा 64 में पीवी राजा मन्नार, 1966 से 69 में। पांचवा 68 में महावीर त्यागी, 69 से 74 में। छठवा 1972 में ब्रह्मानंद, 1974 से 79 में। सातवा 77 में जेएम शीलत, 1979 से 84 में। आठवा 83 में वाईवी चौहान, वाईवी यशवंतराव बलवंतराव चौहान के द्वारा 1984-89 तक रहा। नौवा तुम्हारा 87 में एनकेबी स्लेव, 1989 से 95 में। 10वां तुम्हारा 92 में केसी पंत, 1995 में। 11वां तुम्हारा 1998 में एएम खुसरो, 2005। 12वां तुम्हारा 2002 में सी रंगराजन, 2005 से 10 इनकी ये ड्यूरेशन रही है। 13 2007 से विजय केलकर, 2010 और 15 में। 14वां तुम्हारा रहा है 13 में वाईवी रेड्डी, 2015-20 में। फिर तुम्हारा 2017 में एन के सिंह, 2020 और 25 के बीच में। ठीक है ये सब रहे। ये जो अभी करंट जो चल रहा है वो 15वां चल रहा है। 15 फाइनेंस कमीशन 2017 में बना था एन के सिंह, इसके चेयरमैन है। 2020 से 25 के बीच में इसका ड्यूरेशन रहेगा। अब फाइनेंस कमीशन हम देख लेते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन हमने देख लिया। स्टेट फाइनेंस कमीशन में क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई में दिया गया है।
कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 93 के द्वारा जोड़ा गया। 1993 73वां संविधान संशोधन 1993 जो पंचायती राज है उसी में ये 243 में फाइनेंस कमीशन देखा जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं CAG कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इसको। ठीक है, इतना काफ़ी है इस लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर है ये। ठीक है।